अब दोपहर के 12 बजने को है, तो ऐसे में आइए शुरुआत कर लेते हैं 1 मिनट में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने का। तो सबसे पहले विदेश की धरती पर जो कुछ हो रहा है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत जो बाइडेन यानी कि अमेरिका से करते हैं। दरअसल जो बाइडेन ने एक बार फिर से यूक्रेन के लिए अमेरिका के सपोर्ट को दोहरा दिया। बाइडेन ने रूस की आलोचना करते हुए कहा कि रूस एक आक्रमणकारी देश है और अमेरिका उसके हमले के खिलाफ यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के सपोर्ट को फिर दोहराया है। उन्होंने कहा, रूस के आक्रमण की कीमत यूक्रेन के लोग हर रोज अपनी जान देकर चुका रहे हैं। दुनिया को यूक्रेन की मदद के लिए आगे आना होगा। अमेरिका यूक्रेन की खुलकर मदद करेगा। यूक्रेन को हथियार देने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी मदद करनी होगी। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं भेजेगी, लेकिन हम रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। बाइडेन ने आगे कहा, अमेरिका रूस के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहा है, बल्कि हम तो रूसी आक्रमण झेल रहे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यूएस नाटो देशों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। रूस और बेलारूस से लगे नाटो देशों की सीमाओं पर अमेरिका और सैनिक भेजेगा। जो बाइडेन ने यूक्रेन में नजर आए भयावह दृश्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, रूस एक आक्रमणकारी देश है। हमने यूक्रेन में ऐसे कई सीन देखे हैं जो वॉर क्राइम की गवाही देते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध तो जारी है, लेकिन अमेरिका बीच बीच में जरूर यूक्रेन का हौसला तो बढ़ाता, लेकिन असल में जब यूक्रेन को वाकई में अमेरिका की जरूरत पड़ती है तो अमेरिका क्या पैर पीछे खींच लेता है, हाथ भी नहीं थमाता यूक्रेन को। ये अपने आप में बड़े सवाल अब भी उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस ने अब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन को न केवल युद्ध की आग में धकेला गया, बल्कि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए भी हथियार भी सप्लाई किए गए। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। बीते 2 महीने से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। तो वहीं इस युद्ध के दौरान दुनिया के कई देशों ने कोई न कोई पक्ष लिया, लेकिन यूक्रेन का पक्ष लेने वालों पर अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करने के लिए चेतावनी दी। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से हथियारों को भेजना जंग को और ज्यादा भड़काने की तरह है। दरअसल पुतिन ने अपने सांसदों को संबोधित किया और युद्ध के हालात पर बात की। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश मिलकर रूस को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की एक साजिश कर रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। पुतिन ने कहा, यूक्रेन को रूस के साथ जंग में पहले धकेला गया। ऐसे में क्या ये केवल यूक्रेन और रूस के बीच की जंग है, जबकि पर्दे के पीछे अमेरिका समेत कई देश हथियार भेजकर इस युद्ध में यूक्रेन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। पुतिन ने इससे पहले भी पश्चिमी देशों पर निशाना साधा था, लेकिन असल में वाकई में क्या यूक्रेन को युद्ध के मैदान में धकेला गया है? क्या ये पश्चिमी देशों की कोई भी ऐसी मंशा थी कि यूक्रेन को आगे करके पुतिन पर या रूस पर निशाना साधा जाए? ये कई तरह के सवाल पुतिन ने खुद खड़े कर दिए। आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे एक मां के उस काम की जिसकी मिसाल अब हर ओर है। वैसे तो मां के हौसले की मिसाल दुनिया कई बार देख चुकी है, लेकिन इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ऐसा वीडियो है जिसमें मां के हौसले और अपने बच्चे के लिए जान पर खेल जाने की एक बानगी देखने को मिली है। इस जहां में मां की तुलना खुद भगवान से की गई है और इसकी मिसाल आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अब इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो ने सनसनी मचा दी है, क्योंकि ये वीडियो दिखाता है एक मां का अपने बच्चे के लिए जज्बा। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक एक्सीडेंट का है और ये वायरल वीडियो भले ही किसी एक्सीडेंट का हो, लेकिन फिर भी आपका दिल खराब नहीं करेगा, बल्कि माँ की ममता से भर देगा। दरअसल इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए जान पर खेल सकती है। ये वायरल वीडियो वियतनाम का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दोपहिया वाहन पर जा रहा है। तभी एक कार दोपहिया वाहन को ओवरटेक करती है और इसी दौरान कार उनकी बाइक के साथ हल्का सा टच कर जाती है। इसकी वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक के पीछे बैठे माँ और बेटे दोनों बाइक से सड़क पर गिर जाते हैं और ट्रक के नीचे से बच्चे को समय रहते निकाल लिया।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग में है। अब बात करेंगे बिजली संकट की। बिजली संकट यूं तो कई राज्यों में गिरा चुका है, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो अगर दिल्ली में भी बिजली नहीं मिलेगी सही तरीके से, जबकि 24 घंटे बिजली देने का दावा होता है, तो फिर चिंता तो बढ़ जाती है आम आदमी की, बिजनेसमैन की और उद्योगपतियों की। तो ऐसे में दिल्ली में भी बिजली का संकट क्या अब गहरा गया है? सवाल का जवाब यह है कि दिल्ली सरकार के मुताबिक एनटीपीसी दादरी 2 में 1 दिन का कोयला बचा है, जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। और अब दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगा दी है। कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्र राजधानी दिल्ली में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा आने को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक आपातकालीन बैठक की और केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो राष्ट्र राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा, 2 पावर स्टेशन में 1 या 2 दिन का कोयला बचा है। एनटीपीसी दादरी 2 और ऊंचाहार पावर स्टेशन में 1 या 2 दिन का ही कोयला बचा है। बिजली स्टेशनों में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण दिल्ली मेट्रो और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों सहित कई आवश्यक संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को राजधानी के कुछ इलाकों में बिजली की कमी का सामना न करना पड़े। हालांकि केंद्र सरकार नहीं मानती है कि कोयले का कोई भी संकट है, लेकिन फिर भी कई राज्य सरकारों ने चिंता व्यक्त की है, क्योंकि अघोषित बिजली कट से आम आदमी परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहा है। अब बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए निगम ने अभी से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि मॉनसून से पहले सारा काम निपटा ले, वरना कार्रवाई हो। गुरुग्राम में बारिश के दौरान शहर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, लेकिन इस बार गुरुग्राम बारिश के पानी में ना डूबे, इसके लिए नगर निगम की तरफ से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर निगम कमिश्नर की ओर से अपने कई अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जल भराव की समस्या से निपटने के लिए और धरातल पर काम करें। अगर समय से पहले काम नहीं हुए तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरह से नगर निगम मानसून से पहले ही जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तमाम दावे कर रहा है, उसी बीच अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में शहर की जल भराव की समस्या से गुरुग्राम वासियों को कितनी राहत मिलेगी। कम वाटर जितने चैनल हैं उनको डीसिल्ट करने का कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको 15 जून तक करें। उसी हिसाब से शेड्यूल बनाया जा रहा है और ईच एंड एवरी ड्रेन को आइडेंटिफाई करके उसके एस्टिमेशन बनवा के वर्क ऑर्डर जारी करें। 80 के करीब पॉइंट्स हैं जो एनसीडी के हैं, जिसके ऊपर काम किया है। मानसून के दिनों में अक्सर ये देखा जाता है कि बारिश के पानी की वजह से गुरुग्राम के जो गलियां हैं, मोहल्ले की गलियां हैं, वो नदी नाले में तब्दील हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इस बार पहले से प्लानिंग तो की गई, लेकिन धरातल पर क्या इस योजना का असर दिखाई देता है, देखने वाली बात जरूर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, देखिए 1 मिनट की हमारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम मनोहर लाल और अनिल विज लाल किले में बने म्यूजियम का दौरा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज अंबाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम के साथ दिल्ली रवाना होने से पहले गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि वो दिल्ली में नए स्मारक इसीलिए देखने जा रही हैं ताकि उन्हें देखने से कुछ विचार मिले और उन विचारों को अंबाला छावनी में बन रहे 1857 की क्रांति के स्मारक में परिवर्तित कर सकें, ताकि अंबाला छावनी के शहीदी स्मारक को विश्व का बेहतरीन स्मारक बनाया जा सके। 1857 की क्रांति का स्मारक हम बना रहे हैं, इतना बड़ा, हम उन विचारों को उसमें परिवर्तित कर सके। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर अहम बैठक भी करने जा रही हैं। इसके साथ ही वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश में बिजली की कमी के मुद्दे पर बातचीत होगी। हरियाणा में बिजली का संकट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वो खुद ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। अब पुनहाना की बात करेंगे। पुनहाना की अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी की तरफ से दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। दावते इफ्तार पार्टी में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का रोजेदारों ने खूब स्वागत किया।
नूंह जिले के पुनाना विधानसभा की अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ रोजा खोला और देश में अमन शांति के लिए दुआ मांगी। दावत इफ्तार में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का रोजेदारों ने स्वागत किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नूंह जिले के लिए जल्द ही विश्व स्तरीय आर्ट विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। जमीन उपलब्ध होते ही इस दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ लगते इलाकों में लॉजिस्टिक हब बनेगा, जिससे उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोग बड़ी तादाद में जिले की तरफ रुख करेंगे और नूंह का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि रोज का मेव IMT में इस समय एशिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिससे इलाके के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा के नूंह जिले में मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण चल रहा है या शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में केंद्र और राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हरियाणा सरकार ने पुनाना और नूंह पर पूरा फोकस किया हुआ है, क्योंकि ये पिछड़े जिलों में शामिल जिला नूंह है। ऐसे में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपना विजन खुद बताया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय है, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी खबर रफ्तार से भी और विस्तार से आपको हम बताएंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है 1 मिनट पर रिपोर्ट में। आइए बात करते हैं सिरसा की। सिरसा के एसपी कार्यालय का रोडवेज कर्मचारियों और किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद खुद कार्यालय पहुंचा प्रतिनिधिमंडल और अपनी मांगों को लेकर एसपी अर्पित जैन से मुलाकात की गई, क्योंकि पहले घेराव की बात आई थी, लेकिन घेराव ना होकर मुलाकात हुई है। रोडवेज कर्मचारियों और किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा एसपी कार्यालय पर एसपी अर्पित जैन से मुलाकात की। 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन के हड़ताल के दौरान सिरसा रोडवेज कर्मचारियों और किसान नेता लखविंदर सिंह पर हुए दर्ज मामले में गैर जमानती धाराएं हटाने की मांग को लेकर अर्पित जैन से मुलाकात की गई। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि मांगे न मानने पर 1 मई से रोडवेज कर्मचारियों की ओर से सिरसा डिपो पर धरना शुरू किया जाएगा। वहीं किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि 2 मई से सिरसा में किसानों की तरफ से एक बड़ी महापंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल की गई थी, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों ने अपने ही रोडवेज के एक चालक और परिचालक को बस चलाने पर रोक लगाने के लिए गले में जूते की माला पहनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी और कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। ऐसी धाराएं जो डकैती जैसी धाराएं, क्योंकि कर्मचारी कभी डकैत नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, वो ना कोई असले वाला उसका कोई वो है। अब किसानों का और रोडवेज कर्मचारियों का जो डेलीगेशन पहुंचा था एसपी कार्यालय, क्या उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, देखने वाली बात है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होगी। नकल रोकने में नाकाम शिक्षा बोर्ड ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी सख्ती भी दिखाई है। 1 माह चली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गयी। इस बार भी शिक्षा बोर्ड प्रशासन नकल पर नकेल लगाने में नाकाम रहा।
पर शिक्षा बोर्ड ने ड्यूटी में कोताही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन परीक्षाओं में प्रदेश भर में 1547 परीक्षा केंद्रों पर 6,68,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। नकल रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड प्रशासन के लाख इंतजामों के बाद प्रदेश भर से नकल के 3,602 केस मिले। यही नहीं, नकल करवाने में न केवल बाहरी हस्तक्षेप का बोलबाला रहा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी खूब लापरवाही दिखाई। हालांकि शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया है, पर सबके सहयोग के बिना नकल के दानव को शिक्षा जगत से खत्म करना असंभव है। जून के दूसरे सप्ताह में यानी कि मैक्सिमम 15 जून तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। नकल को रोकने का भरपूर प्रयास तो किया गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नकल के कई मामले सामने आ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। अब ये किसकी लापरवाही थी ये तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन यमुनानगर के 9 लोगों को सरकारी कागजातों में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन खबर अब तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब जाकर प्रशासन के संज्ञान में जब मामला आया और खबर का असर भी हो गया। अक्सर फिल्मों में ये देखा जाता है कि जिंदा लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर यमुनानगर में ऐसा ही मामला सामने आया। कोरोना से मौत पर मुआवजा लेने के लिए नॉमिनी बने 9 लोग जिंदा होते हुए सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिए गए। इसकी वजह से किसी की पेंशन रुक गई तो कोई सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाया। खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद 3 दिनों के अंदर प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। पीड़ितों ने अपने और अपने परिजनों के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज जमा करवाए। फिलहाल एडीसी के आदेश के बाद परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर अब करेक्शन का ऑप्शन भी खोल दिया गया है, जिसके बाद ऐसे लोग सीएससी में जाकर दस्तावेज अपलोड करके प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। साथ ही एडीसी कार्यालय में हिदायत जारी की गई है, जैसे ही बाकी के 5 पीड़ित अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे, बाकी के 5 लोगों के सरकारी दस्तावेज में जिंदा घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल परिवार पहचान पत्र में गड़बड़ी थी, लेकिन वहां पर अब रिकरेक्शन का भी एक ऑप्शन मिलता है। लोगों को जागरूक भी प्रशासन लगातार कर रहा है और बाकी जो बच्चे लोग हैं अगर वो भी ऑनलाइन भाग लेकर अपना रिकरेक्शन करेंगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। कहने को तो फरीदाबाद की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है, लेकिन मंडी के अंदर जाकर देखा जाए तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे मंडी के लोग भी काफी परेशान हैं। फरीदाबाद की फल सब्जी मंडी में चारों ओर गंदगी फैली है। कहीं गटर खुला है तो कहीं गंदगी के कारण हालात ऐसे हो चुके हैं कि वाहन भी नहीं गुजर पाते। इन सब के बीच मंडी के हालातों की सुध लेने वाला कोई नहीं। वहीं मंडी के सब्जी और फल विक्रेताओं का कहना है कि मंडी में फैली गंदगी की कई बार वो प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी शिकायतों को हर बार अनसुना कर दिया जाता है। अब मंडी की तस्वीरें देख इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी में काम करने वाले फल विक्रेताओं समेत मजदूर कैसी हालातों में काम कर रहे हैं। वहीं अगर ऐसे में बारिश हुई तो मंडी की तस्वीरें पूरी तरह से गंदगी से भर सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि गंदगी को लेकर की जा रही शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इनको ट्रैक्टर ट्रॉली भी मिले हुए हैं उठाने के लिए, ठेका भी दे रखा मंडी का, पर कोई आता नहीं है। देख लो आप फोटो खींचो तो देखो प्याज कितनी प्याज पड़ी हो खड़ी हुई, वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप। 5 मिनट के लिए खड़े होकर दिखा दो। शिकायत जब मंडी के आदमी घूमते हैं उनको शिकायत क्या करें, उनको नहीं दिख रहा। अब प्रशासन का इस ओर ध्यान है कि नहीं? अगर ध्यान नहीं था तो अब ध्यान दिया जा सकता है। अंबाला में नगर निगम के एमई के पार्षदों के साथ लगातार बदसलूकी के मामले के बाद एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद पार्षदों की ओर से एमई के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। अंबाला शहर नगर निगम के एमई इन दिनों न सिर्फ आम जनता के सिर का दर्द बने हुए हैं, बल्कि एमई साहब जनता की ओर से चुने गए पार्षदों को भी कुछ नहीं समझते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीसी के मुद्दे को लेकर जहां एमई साहब जनता को बार बार निगम के चक्कर कटवाते हैं, वहीं अब पार्षदों के साथ बदसलूकी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। एक बार फिर नगर निगम के एमई की बदसलूकी नजर आई जब वार्ड 12 से पार्षद पति गुरप्रीत सिंह शाना अपने वार्ड के लोगों के साथ एनडीसी के लिए निगम गए थे। एनडीसी को लेकर शाना ने एमई से बातचीत की तो जनाब उनसे बदसलूकी पर उतर आए। पार्षदों की ओर से एमई के खिलाफ शिकायत सौंपी गई है। वहीं अधिकारियों की ओर से पार्षदों को आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो उनके सामने गलत
शब्दों का इस्तेमाल किया और हमें ये कहा कि हम ये एनडीसी नहीं करेंगे, तुम्हारे से जो हो सकता है तुम कर लो। हाँ, मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई है और मैंने आश्वासन दिया है सभी पार्षदों को कि इस पर आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। अब सवाल है कि एमई साहब जब पार्षदों के साथ या पार्षद के पति के साथ या बाकी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो जो आम लोग अपनी परेशानी को लेकर पहुंचता होगा उसके साथ क्या होता होगा, ये तो सवाल ही है। अब जवाब तो एमई साहब देंगे। रेवाड़ी से आगजनी की घटना सामने आई। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई थी। गनीमत रही कि अस्पताल में मौजूद लोगों ने तत्परता के साथ अपनी सूझबूझ के साथ वार्ड में मौजूद महिलाओं और बच्चों को वक्त रहते रेस्क्यू करवाया। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक एसी का कंप्रेसर फटने के कारण स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगी। जिस वार्ड में आग लगी थी उस वार्ड में घटना के वक्त 7 नवजात शिशु समेत कुछ महिलाएं मौजूद थी, जिन्हें की वक्त रहते सही सलामत बाहर निकाला गया। फिलहाल वार्ड में मौजूद महिलाएं और नवजात बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने अस्पताल के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों को घटना की सूचना दिए जाने के बाद भी अधिकारी मौके पर देरी से पहुंचे। वहीं अस्पताल से सभी मरीजों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कराने गए, उनके हाथ शीशे तोड़े, हमने बच्चों को निकाले, एक एक बच्चे को निकाले। पुरुष नहीं थे, महिला हमारे साथ थी। महिला को जैसे कट के हर उससे निकाले। भाई जो अपना संभालो, उनको है आग तो लग पाएगी, काबू तो करना हमने पड़ेगा, लेकिन हमने उसको निकाले, हर चीज़ से काबू कर। लेकिन उनके जो सिलेंडर थे, जो गैस के सिलेंडर थे, इतने तो मेरे को नॉलेज नहीं है। जो गैस के सिलेंडर थे 2 कर्मचारी ने खोले थे, लेकिन वो फेल हो गए। लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब नारनौल की बात करेंगे। नारनौल में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नारनौल में इन दिनों एटीएम तोड़कर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में 24 और 25 अप्रैल की रात को महेंद्रगढ़ रोड स्थित एक बैंक के एटीएम को चोरों ने गाड़ी से बांधकर उखाड़ दिया और अपने साथ ले गए, जिसमें 17,35,000 रुपए कैश थे। पुलिस ने इस मामले में नूह से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, साथ ही 5 और अन्य लोगों का भी सुराग लगा है। फिलहाल आरोपियों की रिमांड ले ली गई है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। साथ ही एटीएम में चोरी की गई गाड़ी और साथ ही कैश को भी बरामद करने के लिए प्रयास जारी है। 24-25 की इंटरवीनिंग नाइट में एक एटीएम थेफ्ट केस की वारदात हुई थी, जिसमें एक्सिस बैंक एटीएम जो कि आकाश इंस्टीट्यूट के नीचे है, वहाँ पे 17,35,000 रुपया तकरीबन 5 से 6 आदमी लेके चले गए थे। अब हमने उसको रिमांड में लेके 7 दिन का भी हमें रिमांड मिला है। जो भी हमारी कैश रिकवरी है या जो गाड़ी यूज़ हुई थी वारदात में उसकी रिकवरी है, और जो बाकी अन्य 5 लोग बचे हैं उनको हम अरेस्ट करेंगे। लगातार हरियाणा में लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। पुलिस को जाहिर तौर पर एक कामयाबी हाथ लगी, लेकिन बाकी आरोपी अभी फरार है, जिनको पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस को एक बड़ी लीड अब मिल चुकी है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।